चैप्टर 42 कैरोलिन का आह्वान। यदि घर के ऊपर आराम कर रहे नीले परुआ पक्षी वास्तव में बहुत पहले के पक्षी थे, तो उन्हें उन दिनों के बाद से कुछ भी नहीं बदला हुआ प्रतीत होता जब डिक के पिता एमिलिन के साथ मूर्ति की घाटी से लौटे थे। प्रेम कभी नहीं बदलता और प्रेमियों के रूप लगभग एक जैसे थे और उनके सरल और विनम्र जीवन की घटनाएं प्रेम और प्रकृति की पूर्ण मासूमियत से सुंदर बन गई थीं। नए जीवन की सुबह की खुशी से भरी जागृति, अचानक और भावुक आलिंगन, एक दूसरे को अचानक और विस्मृत कर देना, जैसे कि जब डिक की आकृति दूर चट्टान पर दिखाई देती थी तो वह मछली के अलावा हर चीज से बेखबर था। उसके पीछे कटफा की आकृति थी जो उसकी छाया की तरह वफादार थी। सब कुछ वैसा ही था और फिर भी दक्षिणी समुद्र के पार कैरोलिन के जादुई जादू से प्रभावित होकर सब कुछ अस्पष्ट रूप से अलग था। कैरोलिन के जादू ने डिक को कटफा के माध्यम से जकड़ लिया था। हालांकि उसने कभी चट्टान और सीगल और लैगून के 40 मील के विस्तार को नहीं देखा था, लेकिन महान अटॉल द्वीप ने किरनी के मरने से पहले ही उस पर अपना काम शुरू कर दिया था। इसने उसे अपनी भाषा बोलने के लिए मजबूर कर दिया था। इसने उसे अपना अतीत भूलने पर मजबूर कर दिया था। धीरे धीरे इसने उसे दुनिया से जोड़ने वाली सभी चीजों से दूर कर दिया था। उसे सभ्यता और उसके शानदार परिश्रम, उसकी आशाओं, सपनों और महत्वाकांक्षाओं से उससे कहीं अधिक दूर कर दिया था जितना उसके माता पिता कभी दूर ले गए थे। और यह काम उसने कटफा के माध्यम से किया था। वह अब डिक नहीं बल्कि ताउरी था। बचपन की भाषा उससे उड़ी हुई चिड़िया की तरह गायब हो गई थी। किरनी किसी ऐसी चीज की याद थी जो कभी किसी सपने का हिस्सा थी। घर के पास अपने खंभे पर बैठा नान कहीं ज्यादा सशक्त और जीवंत था। अब कभी कभी रात में जब वे तारों के नीचे बैठते तो कटफा उससे अनोखे अंदाज में बात करती। ऐसा लगता था मानो कैरोलिन बोल रही हो और अपने बारे में बताने की कोशिश कर रही हो। कैरोलिन ने कभी भी उस पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ी थी और किसी अजीब तरीके से प्यार का आना, तामिनान के जादू का टूटना, जीवन का नया अर्थ, इन सब ने उसके मन में उसके बचपन के माहौल की यादें फिर से ताज़ा कर दीं। उसने उसे लेहुआन, नानावा की पुजारिन और नानावा और ओतामाटू राजा के बारे में बताया, जो इतना बूढ़ा था कि उसकी त्वचा पर अलोम्बा के तराजू की तरह सफ़ेद तराजू निकलने लगे थे। उसने उसे बताया कि कैरोलिन में सिर्फ चट्टानें थीं, कोई द्वीप नहीं, सिर्फ चट्टानें। डिक इस पर हंसा, एक छोटी जोरदार हंसी जो तारों की रोशनी में किसी भाले की खांसी की तरह गूंजी। उसने उसका हाथ थाम लिया और वे दोनों एक दूसरे के बगल में लेटे हुए थे, मानो उसकी कल्पना को आगे बढ़ा रही हो। कैरोलिन में सिर्फ चट्टान थी, इतनी बड़ी चट्टान की नज़र उस पर नहीं पड़ सकती थी। एक तरफ लैगून शांत पानी और दूसरी तरफ समुद्र। अगर आप पैदल ही उस पर चलते तो आपको कई दिन चलना पड़ता, इससे पहले कि वह आपको वापस ब्रेक पर ले जाती। ये 2 दिन की यात्रा थी और आपको रात में बिना छत के तारों के नीचे सोना पड़ता था। लैगून इतना चौड़ा था कि उसमें सारे तारे समा जाते थे, यहाँ तक कि मिल्की वे महान धुआं और चांद पूरी रात यात्रा करते हुए उसे पार नहीं कर सकता था। उसने उन बड़ी मछलियों के बारे में बताया जो बाहरी समुद्र से आती थीं और गड़गड़ाहट करती थीं, कोड़ा किरणें हवा में उछलती थीं और झाग के फव्वारे के रूप में वापस गिरती थीं, मूंगा झटकों की प्रतिध्वनि के साथ बजता था। फिर एक और दूर की आवाज में जैसे कोई रहस्य बता रही हो, वहाँ कोई पेड़ नहीं है, केवल ताड़ के पेड़ हैं। ये कैरोलिन बोल रही थी, कटफा नहीं। कैरोलिन वह वृक्षविहीन कैरोलिन थी जो पर्यावरण के जादू के माध्यम से उसका हिस्सा बन गई थी। यदि विशाल समुद्री स्थान, 40 मील की चट्टान, लैगून दर्पण और सर्फ की बर्फ को खुद को बताने के लिए आवाजें मिल जाती, तो क्या वे उसके माध्यम से बोलने से ज्यादा स्पष्ट रूप से बोल सकते थे? पेड़ों के प्रति उसकी शत्रुता, जिसे उसने पहली बार उन्हें उनके विशाल समूह में देखने पर महसूस किया था, उसे फंसाने में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण और भी बढ़ गई थी। फिर भी मूलतः ये कैरोलिन के प्रति शत्रुता थी जो मानव मन द्वारा व्यक्त की गई थी। इन सभी वार्तालापों में न तो वह खुद के बारे में बोल रही थी और न ही लेहुआन द्वारा उस पर डाले गए जादू के बारे में। वह खुद भी शायद ही इसका मतलब जानती थी, या क्यों वह सालों से दुनिया में छाया के बीच छाया की तरह रह रही थी, या कैसे वह डिक की बाहों में इस नई दुनिया में जाग उठी थी।
फिर भी उसके दिल की गहराई में एक रोशनी चुभ रही थी, जो कुछ अस्पष्ट और भयावह, कुछ अनाम दिखा रही थी, जिसने खुद को लेहुआन नाम दिया था। और अब मानो कैरोलिन ने अपनी उंगली उन्हीं जंगलों और उन पेड़ों पर रख दी हो जिनसे वह नफरत करता था, क्योंकि उसके पास पेड़ नहीं थे। कभी कभी जब हवा एक निश्चित दिशा में होती थी, तो कैरोलिन के मृत लोग अपनी उपस्थिति का अस्पष्ट और भयानक रूप से संकेत देते थे, जिससे डिक और कटाफा उनसे बचने के लिए चट्टान पर चले जाते थे। कठोरता ने बहुत पहले ही अपनी पकड़ खो दी थी और शानदार शो ध्वस्त हो गया था। आकृतियां उष्णकटिबंधों के भयंकर भ्रष्टाचार में गर्मी से पिघली मोम की मूर्तियों की तरह टुकड़ों में बिखर रही थीं। फिर 1 महीने में जंगल फिर से मीठा हो गया, लेकिन दाग स्मृति में रह गया। डिक को जंगल कभी पसंद नहीं था। उसका जुनून समुद्र और चट्टान के लिए था, और कैरोलिन के बारे में लड़की की कहानियां, हालांकि वह उन पर आधा विश्वास करता था, ने उसके दिमाग पर अपनी छाप छोड़ी थी। उसने कभी संकेत नहीं दिया कि द्वीप कहाँ है, केवल उसे यह संदेश दिया कि कहीं न कहीं एक जगह है जहाँ से वह आई है, जहाँ समुद्र, चट्टान और लैगून के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी थी, फिर भी यह उसके साथ रहती थी और उसके दिमाग के अंदरूनी हिस्सों में काम करते हुए यह उस जगह के बारे में किरनी द्वारा कही गई अस्पष्ट यादों से जुड़ गई जहाँ से वह आई थी। किरनी ने उसे एक दिन दक्षिणी क्षितिज पर दाग दिखाया था, उसे बताया था कि वहाँ एक और द्वीप है और लड़की पूरी संभावना से वहाँ से आई थी। ये बात लगभग स्मृति से बाहर हो चुकी थी। एक सुबह जंगल के फिर से मधुर हो जाने के लगभग 1 महीने बाद, डिक, जिसने नाव के लिए पाल तैयार कर लिया था, किनारे पर लगी छोटी नाव के पास खड़ा था, जब अचानक उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ आ गईं। नाव, मस्तूल और पाल, खुला समुद्र, काटाफा की महान चट्टान और लैगून के बारे में कहानियां, जहां मछलियां शोर मचाती थीं। कटफा नाव में था, रवाना होने के लिए तैयार था, लेकिन उसके साथ जाने के बजाय उसने उसे फिर से किनारे पर बुलाया और कहा, आओ, पेड़ों की ओर ले गया। वह जंगल से होते हुए पहाड़ी की चोटी तक उसका पीछा करती रही। वहां बड़ी चट्टान के सबसे दक्षिणी किनारे पर वह खड़ा था और सुबह के समुद्र के पार दक्षिण की ओर इशारा कर रहा था। उसने देखा और कुछ नहीं देखा। मैं कुछ नहीं देख रहा, तावरी, बस पानी और पानी पर हवा और हवा पर समुद्री पक्षी। आह, वहां उसकी आंखों में दाग लग गया था। बहुत पहले मछली पकड़ने के लिए किनारे पर उसने लैगून की पूरी लपटों को आसमान की ओर उठते हुए देखा था, जिससे नीले रंग में एक धुंधली पीली खिड़की बन गई थी। ये वही था, यद्यपि दूर से। कैरोलिन, डिक ने कहा। वह खड़ी थी, हवा उसके बालों को ऊपर उठा रही थी, और उसकी आंखें उस दाग पर टिकी हुई थीं, जो उसकी कल्पना में बढ़ता और फैलता गया जब तक कि चट्टान का गीत उसके चारों ओर नहीं आ गया, और समुद्र और आकाश के अनंत स्थानों की स्वतंत्रता। वह जो चाहती थी, वह वहीं पड़ा था, और वह जिसे वह प्यार करती थी, वो उसके बगल में खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा। अपने पुराने घर के बारे में बात करते हुए उसने एक बार भी वापस जाने की इच्छा व्यक्त नहीं की थी। वह जगह जहां उसने डिक को पाया था, उसके लिए विरोधी थी, फिर भी यह वह जगह थी जहां उसने उसे पाया था, और किसी तरह से उसका हिस्सा था, और वह न तो अपनी नापसंदगी को शब्दों में व्यक्त कर सकती थी, न ही उसे छोड़ने की अपनी इच्छा। अब भी उसने कुछ नहीं कहा। वह नहीं जानती थी कि डिक के दिल में रोमांच, गतिशीलता, परिवर्तन और नएपन की चाहत हिलोरे मार रही थी। वह खुद भी शायद ही यह जानता था। उसके दिमाग में जो बात आई थी, वह अभी तक बनी ही नहीं थी, या बनने के बाद भी उसके पंख नहीं फैले थे। वे पहाड़ी की चोटी से उतरकर पेड़ों के बीच से नीचे आए, बिना कुछ बोले। कोई सोच सकता था कि वे झगड़ रहे थे, लेकिन ये तथ्य कि उसका हाथ उसकी गर्दन पर था, उसे नहीं पता था। पहाड़ी की चोटी को छोड़ने से पहले, यदि उन्होंने अपनी आंखें उत्तर की ओर घुमाई होती, तो उन्हें सुबह के नीले समुद्र के पार एक ऐसा दृश्य दिखाई देता, जो कैरोलिन के दूरवर्ती, धुंधले दृश्य के विपरीत देवताओं द्वारा वस्तुओं के पर्दे पर डाला गया प्रतीत होता। वहां उत्तरी क्षितिज पर एक गूल के पंख की तरह सफेद एक पाल खड़ा था, दूर, अकेला, केवल इस ऊंचाई से दिखाई दे रहा था, इस जल में पहले कोपरा व्यापारी का पाल।